बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थापित करते हैं, तो कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींथकर अपने को सताया बताते हैं और संसार भर की ग्लानि और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। और तब तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, ओए बच्चों खालसा जी, ओए हट जा भाईजान, ओए हटना भाइयों, आने दो आने दो, आन दो आन दो, आन दो लाला जी को, हटो बादशाहों, कहते हुए सफेद फेटों, खच्चरों, बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल से राह खेते हैं। क्या मजाल कि जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, मगर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चिरौरी करने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये जरा नमूने सुनिए ना। वो कहते हैं, ओए हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, ओए हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए, ओए बच जा भाई। इसका अर्थ है कि तू तो जीने योग्य है, अरे भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने पड़ी है, अरे तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है? बच जा माता जी। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उनके बालों और ढीले सुथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और वो रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना हटता न था। ओए तेरा घर कित्थे है? मगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। आया तो मैं भी मामा क्या हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर शरारत में पूछा, ओए तेरी कुड़माई हो गई है? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। ओए कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई ये कहकर। लड़के ने घर की सीध ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा। एक गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जाकर घर पहुंचा। राम राम राम। अरे यार, ये भी कोई लड़ाई है? दिन भर खंदकों में बैठे बैठे ये कमबख्त हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाना से एक तो 10 गुना जाड़ा और बर्फ ऊपर से। वह पिंडलियों तक इधर साला कीचड़ में धसे हुए हैं। जमीन तो दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ ये सारी सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। और इस गैबी गोले से बचे कोई तब न लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था, लेकिन यहां तो दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ये नामालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। ओए लहना सिंह, 3 दिन और बचे हैं। 4 तो खंदक में बिता दिए। वो परसों रिलीफ आ जाएगी और उसके बाद फिर 7 दिन की छुट्टी।
ओए अपने हाथों से झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे उसी फिरंगी मेम के बाग में। ओए होए 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 होए, क्या मखमल सी हरी घास है, फल और दूध की तो वर्षा कर देती है। लख कहते हैं मगर दाम नहीं लेती, कहती है तुम तो मेरे राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ओए बात तो ठीक है, 4 दिन तक इधर पलक नहीं झपकी, मगर वो कहते हैं ना कि बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो बस संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। बाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यहाँ यहाँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। वही उस दिन धावा किया था तो 4 मील तक एक जर्मन को छोड़ा नहीं था पीछे से। वो तो जनरल साहब ने जहट जाने का कमान दे दिया, नहीं तो मैं, ओए नहीं तो क्या, बर्लिन पहुंच जाता सीधा। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। ओए देख भाई लहना, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। ओए वड्डे अफसर हैं, वड्डी दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो होगा क्या। बात तो सूबेदार जी आप ठीक कहते हो, लहना सिंह बोला, पर करे क्या। यहां तो हड्डियों हड्डियों में जाड़ा धंस गया है। सूरज है कि निकलता ही नहीं और खाई के दोनों तरफ चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। वो एक धावा हो जाए तो कसम से गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ भाई, सिगड़ी में कोल्ले डाल। ओए वजीरा, 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंक। ओ महासिंह किथे गया। हाँ, ओए महासिंह सुन, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। कहते हुए सूबेदार हजारा सिंह सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं तो पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बदशाहदा तर्पण। सारे के लोग खिलखिला के हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों को पानी दे दे, ऐसा खाद का पानी पूरे पंजाब में नहीं मिलेगा। ओए क्या देश है भैया, स्वर्ग है ये तो स्वर्ग। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धुसा जमीन मांग लूंगा इतने और फलों के बूटे लगाऊंगा। ओए सच्ची, तो क्या लाडी होरा को भी यही बुला लेगा, या फिर तेरी वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेमी चलेगी। ओ चुप कर यार, यहाँ वालों को शर्म ही नहीं है। वो देश देश की चाल है लेना। मैं तो आज तक उसे न समझा पाया कि हम सिख तंबाकू नहीं पीते। वो सिगरेट देने में हट करती है, होठों से लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब ये मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा वो बोध सिंह कैसा है, अपने सूबेदार हजारा का बेटा। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं जानता ही ना हूं लहना। और रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर पहरा आप देकर आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। और देखना लेना, कहीं मांदे न पड़ जाना। ये जाड़ा नहीं, मौत है मौत। और वैसे भी निमोनिया से मरने वालों को स्वर्ग में मुरब्बे नहीं मिला करते, समझा ना तू। मेरा डर मत कर भाई, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। लहना सिंह नाम है अपना भाई। कीरत सिंह की गोदी में होगा मेरा सर, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की होगी सर पे छाया। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, ओए की मरने मारने की बात लगाई है। ओए मरे जर्मनी और तुर्का क्यों भाइयों, कैसे। वो कहते हैं ना, दिल्ली शहर ते पिशोर नु जांदिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मणिए। पूरा का पूरा पलटन खिलखिला के हंस पड़ा। कौन जानता था कि दाढ़ियां वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन में सोते और मौज ही करते रहे हों।
दोपहर दोपहर से रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक आंख बोधा के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, "अ, अ, उम, ओए की बोधे की हुई? ओए कोई नहीं, लहने पानी पिला दे यार।" लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो बोधा?" पानी पीकर बोधा बोला, "कु- कुछ नहीं, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, हंसी 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 दांत बज रहे हैं। अच्छा एक काम कर, ये तू मेरी जर्सी पहन ले। ओह, और तुम? ओए मेरी चिंता मत कर यार, मेरे पास सिगड़ी है, मुझे वैसे भी गर्मी लगती है। देख देख मेरे को पसीना आ रहा है। नहीं, मैं नहीं पहनता। लेना 4 दिन से तू मेरे लिए। ओए हाँ, याद आई यार, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। आज सवेरे ही आई है ना, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है सब मेमे। ओए गुरु उनका भला करें। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो लहना ना? और नहीं तो क्या झूठ? यूं कहकर बोधा ने अपनी जबरदस्ती जर्सी बोधा को पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा तो केवल कथा थी जो उसने बोधा का दिल रखने के लिए कही थी। आधा घंटा बीत गया। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर दूरी पर पूरब के कोने पर एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है और 3-4 घुमाओ। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले लो और उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहां रुकेंगे। जो हुक्म सर। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा, तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार हजारा सिंह ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया और लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ही न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार हजारा सिंह ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, ओए लो भाई लहना, तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, लेकिन मुंह के भाव छिपाकर बोला, ओए लाओ साहब जी। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही जाने कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहां आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लेकिन लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या ये देश पसंद नहीं आया तुझे लहना? नहीं साहब, वो बात नहीं है, लेकिन शिकार के वो मजे कहाँ। याद है आपको, पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम और आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे, याद है ना? ओए हाँ हाँ, याद है, बिल्कुल याद है। अरे वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। हाँ बेशक, बेशक याद है। पाजी कहीं का अब्दुल। अब्दुल है अब्दुल। अरे सामने से वो नीलगाय निकली थी ना साहब, ऐसी बड़ी मैंने तो कभी ना देखी थी। और आपकी एक गोली, क्या बात है, एक गोली यूं कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। भाई ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा आता है साहब। शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सर आ गया ना। आपने तो कहा था साहब जी कि रेजिमेंट के मेस में लगवाएंगे। हाँ कहा तो था लेना, पर मैंने वो विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग थे साहब,
2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तूने सिगरेट नहीं पी? पीता हूँ साहब, पीता हूँ। दिया सलाई ले आऊं ना? कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट सोच लिया था कि करना क्या चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से ये टकराया। कौन? वजीरा, वजीरा। हाँ भाई, वजीरा के लहंगे। वो की कयामत आ गई। वो जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आ, होश में आ वजीरा, कयामत आ गई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? हाँ, लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा, मैंने, और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, लेकिन किताबी उर्दू। वही मुझे तो पीने को सिगरेट दी। तो तो अब क्या करेंगे लहना? अब मारे गए, धोखा मिला है हमें। सूबेदार उधर कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहां खाई पर धावा होगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा। अ, उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ तुम वजीरा। अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे सूबेदार जी। उनसे कहो एकदम से लौट आवें। खंदक की बात झूठ है। चल जल्दी से निकल, खंदक के पीछे से निकल जाना और पत्ता तक न खुड़कने पाए। वजीरा देर मत कर, जल्दी निकल। लेकिन लहना, हुक्म तो है कि हम सब यहीं। ऐसी की तैसी हुक्म की। ये मेरा हुक्म है, जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहां सबसे बड़ा अफसर है, ये उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की तब तक खबर लेता हूं वजीरा, तू जा सूबेदार को वापस कर। पर यहां तो तुम 8 ही हो लहना। ओए 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। भूल गया वजीरा सिंह? तू फौरन यहां से चला जा। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों से एक तार बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी रखने के लिए जैसे ही जलाने के लिए बढ़ा, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुन्नी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर और मारा और साहब वो ए मीन गट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। उनके जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर कहा, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज तो मैंने बड़ी बातें आपसे सीख ली। पहली तो ये सीखिए कि सिगरेट पीते हैं। ये भी सीख लिया कि जगाधरी के जिले में नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग होते हैं। और ये भी सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब हमारे खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखे भाई? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चलाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 1-2 नहीं, 4-4 आंखें चाहिए। वो 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। मैं तुझे बताता हूँ, औरतों को बच्चे होने का तवीज बांटता था, बच्चों की दवाई देता था, चौधरी के बड़ के नीचे मांझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि वो जर्मनी वाले ना बड़े पंडित हैं, वेदों को पढ़ पढ़ के उन्होंने विमान चलाना सीख लिया है, वो गायें नहीं मारते हैं। वे हिंदुस्तान में आ गए ना जर्मन तो गोहत्या बंद करा देंगे। अरे मंडी के बनियों को बहकाता था कि डकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है, इधर जर्मन आ जाएंगे। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया। फिर मैंने मुल्ला की दाढ़ी मुंड दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो धाएं। इतने में साहब की जेब से पिस्तौल चली और गोली लहना सिंह की जांग में लगी।
इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया वहीं कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, ओए की होया? लहना सिंह ने उसे ये कहकर सुला दिया कि ओए कोई नहीं, एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल लहना ने बताया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में था। पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को विफल कर दिया, दूसरे को रोका, पर यहां 8 और वो थे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े ही मिनटों में अचानक आवाज आई, वाहे गुरु दी फातेह, वाहे गुरु दी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्कों के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथियों की संगीने चला रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीने पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौजां, वाहे गुरु जी दी फतह, वाहे गुरु जी दी खालसा, ओए सत श्री अकाल। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार हजारा सिंह के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी और उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा कर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव बहुत भारी लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि वाण भट्ट की भाषा में दंत वीणो प्रदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार हजारा के पीछे गया था। सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह से सारा हाल सुनकर और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, भाई तू ना होता तो आज हम सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था और वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां सब पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार हजारा सिंह ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, लेकिन बोध सिंह ज्वर से बर्रा रहा था। पर उसने ये कहकर टाल दिया कि अरे मेरा थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वो गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार हजारा सिंह जाते नहीं थे। ये देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, और हाँ, घर में सूबेदारनी जी की भी सौगंध है कि इस गाड़ी से आप चले ही जाओ। और तुम? कोई नहीं, मेरे लिए वहां पहुंचकर दूसरी गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। ओए मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। ओए वजीरा भी तो मेरे पास है। अ, ठीक है लहना, पर ओए कोई नहीं कोई नहीं, बोधा देख गाड़ी पे लेट गया है, अब आप भी चढ़ ही जाओ। और सुनिए, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना जरूर लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो सूबेदारनी ने कहा था ना, वो मैंने कर दिखाया। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार हजारा सिंह ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और मेरे बेटे बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसे लहना? साथ ही घर चलेंगे। और मेरी सूबेदारनी से तू ही कह देना कि उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पे चढ़ जाओ सूबेदार जी, मैंने जो कहा था वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। ओए वजीरा, पानी पिला दे यार, और मेरा ये कमरबंद खोल दे, ये खून से तर हो गया है। कहते हैं मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध उस पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती। जब वो पूछता कि तेरी कुड़माई हो गई है तो वो धत कहकर भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखता नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू।
ये सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ था? लहना सिंह को आज तक नहीं पता। ओए ओए वजीरे यार, जरा पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वो कभी मिली भी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और मेरा बेटा बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, सो लौटते हुए हमारे घर होते हुए जाना, साथ में ही चलेंगे। सूबेदार का घर लहना सिंह के रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे चाहता भी बहुत था। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ पहुंचा। जब वो चलने लगे तब सूबेदार ने बेड़े से निकल कर बाहर आया और कहा, ओए लहना, मेरी सूबेदारनी तुझे जानती है, बुला रही है, जा मिल के आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। "अ, सूबेदारनी, आप मेरे को जानती हो? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। बहरहाल लहना सिंह दरवाजे पर गया और मत्था टेकना कहा। अंदर से आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। ओए, मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई है? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में? भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, वजीरा, पन्नी पिला दे यार, लहना सिंह ने कराहते हुए कहा। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे आते ही पहचान लिया लहना। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, और आज आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम स्त्रियों के लिए घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही साल हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए थे, लेकिन एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी का गला भर गया। अब अब ये दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुझे याद है लहना, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तूने तूने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना लहना, बस यही मेरी भिक्षा है। मैं तेरे आगे मैं तेरे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी अंदर चली गई। लहना संग भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। ये वजी वजीरा, पानी पिला। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन कौन कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझाकर कहा, हाँ। ओ भई, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। "ओए, ओए, अब ठीक है, ठीक है, पानी पिला दे यार, बस। आपके हाड़ में ये जो हाम लगा है, बहुत फलेगा, बहुत। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठ के आम खाएंगे। जितना बड़ा तेरा भतीजा है ना, उतना ही बड़ा यह आम का पेड़। जिस जिस महीने हुआ था ना तेरा भतीजा, यानी मेरा बेटा, उसी महीने मैंने इसे लगाया था। लहना सिंह बड़बड़ा रहा था और वजीर सिंह की आंसू से टप टप टपक रहे थे। वो जानता था कि लहना अब कुछ ही क्षणों का मेहमान है। कुछ दिन के बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ये थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी। उसने कहा था,
आज लगभग सवा सौ सालों के बाद भी ये कहानी अपने रहस्य, रोमांच, अपने मर्म स्पर्शी कथन के लिए लोगों के दिलों में अभी भी उसी स्थान पर कायम है, जहां ये सवा सौ साल पहले हुआ करती थी। दिलों को छूने वाली ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाएँ बनती हैं हमारी प्रेरणा। होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।